अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर तानिया। वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ वीकेंड बस टुडे। जैसा कि हम देख रहे हैं थोड़ा सा विंटर की सीज़न ख़त्म होता जा रहा है, उस तरह से हम स्प्रिंग की तरफ आ रहे हैं और स्प्रिंग का सीज़न जो है हम बड़े भरपूर तरीके से उसको एंजॉय कर रहे हैं। और आगे आने वाले हफ्ते के अंदर हमारे पास वैलेंटाइंस डे भी आ रहा है, जहाँ पर मैं समझती हूँ कि लोग भरपूर तरीके से उस खूबसूरत दिन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो आज के दिन हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर गुफ्तगू करना चाहेंगे, जिसके अंदर हम अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि हम अपने बच्चों के अंदर एक ज़माना होता था जिसमें हमारे बच्चों में और हम खुद सबके अंदर एक हॉबीज़ की एक हैबिट होती थी। वो कुछ तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके गैजेटरीज़ की वजह से कुछ एक्सपोजर हमारे पास इस तरह से चीज़ों का आने लग गया, जहाँ पे हम ज़्यादातर सीटेड ही रहते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी बंद कर दिया है, वहाँ बैठ कर ही बस एक मोबाइल फ़ोन के ऊपर गेम्स भी खेले जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है, जिसका सही इस्तेमाल करना ज़्यादा लाजमी है। इस मौजू के ऊपर आज हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे दो लोग मौजूद हैं, मिस्टर आरिफ बलंगम वाला, मैनेजिंग डायरेक्टर सवाला, और उन्हीं के साथ मौजूद है इम्तियाज़ खान फरहान, फार्मर प्रेसिडेंट कराची प्रेस क्लब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने यही मेंशन किया कि आज एक बड़ा ही अहम गुफ्तगू का टॉपिक है, अहम गुफ्तगू का आज मौजू है, जिसमें हम लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर सकें कि कितना अहम होता है कि हम सही रास्ते की तरफ चलें, चीज़ों का सही इस्तेमाल करें। इससे पिछले हफ्ते के अंदर मैंने एक वाक़या का डिस्क्रिप्शन दिया था 2 वीक्स बैक के, जहाँ पर मोबाइल फ़ोनों का गलत इस्तेमाल करने की वजह से कितने नुकसानात का सामना करना पड़ता है, जहाँ पे ख़ास करके वो आवाम और वो लोग आ जाते हैं सर जो गरीब लोग हैं। You know, the usage of mobile phone and the usage of certain जहाँ पे उनके पास वो जो स्टोरेज बनी हुई है, जैसे वट एवर थिंग्स आर मेड लाइक फेसबुक और व्हाट्सएप, सही इस्तेमाल अगर किया जाए तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। वहाँ पर ये केस इस तरह का एक हुआ, जहाँ पे 2 लड़कियाँ बेचारी गरीब सी थीं और कहीं पर काम करने वाली, वहाँ पर उन्होंने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो है वो राब्ते हुए द रॉन्ग नंबर से, वहाँ वो लड़कियाँ भाग गई, 15-16 साल की बच्चियाँ। तो दिस इज़ अ वेरी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स हैपनिंग उन माँ बाप के लिए, जो माँ बाप बेचारे गाँव में रहते हैं और अपनी बेटियों को या बच्चों को कराची भेज देते हैं लोगों के घरों में काम करने के लिए। अब लोगों को तो इस तरह की चीज़ों का नहीं पता, मगर मैंने सारे लोगों से यही उम्मीद करती हूँ, जितने भी हमारे प्रोग्राम इस वक्त लोग देख रहे हैं जिनके पास इस तरह के सर्वेंट्स मौजूद हैं, मोबाइल फ़ोन्स छीन लिए जाएँ। मोबाइल फ़ोन्स उस हद तक दिए जाएं जहाँ पे मालिकिन खुद बात करवा दे घर वालों से, मगर मोबाइल फ़ोन्स की जो है ना इस्तेमाल जो है ना, ये छोटी इन सारी चीज़ों को ख़राब करती जा रही है। क्राइम की तरफ भी आप देखें, इसमें 2 बातें, 2 पहलू हैं इसके। एक तो यही है कि हम ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर अगर देखें तो उन बच्चियों के साथ ज़्यादती हुई है, ये एक बात की जा सकती है। लेकिन मोस्टली केसेस आपका ये जो हेड ऑफिस जहाँ पर मौजूद है, जिस थाने में फ्रेयर पुलिस स्टेशन, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि 1000 के करीब केसेस इंडोर्स यानी रजिस्टर्ड होंगे, जिसमें ये बाकायदा प्लानिंग होती है। जो घरों में काम करने वाली फैमिलीज़ हैं, ये इस तरह से एक्ट करवाती हैं। ख़ास तौर पर देखिए, जो आपके घर में काम करने आ रही है, उसकी ज़रूरत के तौर पर मोबाइल तो यूज़ होना चाहिए और होता है। मेरे आपके सोशल कांटेक्ट बहुत हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता उनको मैं कोई वो कर रहा हूँ कि जी वो छोटे लोग हैं उनके पास नहीं होनी, उनका सोशल कांटेक्ट नेटवर्क बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि चलते फिरते उनका नेटवर्क हो जाए। आपका हो सकता है, भाईजान का हो सकता है, हमारा हो सकता है कि आपको किसी ने देखा, जी मैंने डॉक्टर साहब आपको टेलीविज़न में देखा था, सलाम दो हुई, आपसे कार्ड ले लिया या नंबर ले लिया, जो भी वॉट, मगर ये एक आम उसका नहीं है। ये एक बाकायदा नेटवर्क भी है हमारे यहाँ, जो घरों में काम ख़वातीन करती हैं, इनकी फैमिलीज़ का नेटवर्क है। कई एक नेटवर्क पकड़े गए, उसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है आपके घर में एक काम करने वाली है, उसके साथ एक बच्ची आना शुरू हो जाएगी, सडनली आपके हस्बैंड को, आपके भाई को अगर आपके घर में आता जाता है, आपका बेटा अगर बड़ा है, आपकी फैमिली का कोई मेंबर है, उसको इन्वॉल्व करना शुरू कर देंगे। या तो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करना शुरू कर देंगे, नहीं तो आपसे डिस्कस करेंगी कि आपके हस्बैंड मुझे ऐसे देखते हैं, आपका भाई मुझे ऐसे देखता है, आपका देखें मैं आपके पास मज़ीद काम नहीं कर सकती। अब आपका घर के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं भी होता तो ये नेट इनका बाहर होता है, ये टेलीफोन पे कांटेक्ट होता है इनके जो बाहर लोग होते हैं। क्योंकि मैं खुद भी विक्टिम, मेरी फैमिली विक्टिम, मैंने मना किया था अपनी फैमिली को कि भाई आप घर में इस तरह काम करने वाली ना रखें, बाहर कांटेक्ट होता है। जब उन्होंने घर में देखा कि घर में आप मौजूद नहीं हैं, और वो फौरी कार्रवाई हो जाती है। इस तरह का मामला होना कि अगवा हो जाना या यहाँ से चले जाना, वो गलत है। लेकिन दूसरा पहलू इसका बड़ा ये भी है कि घरों में काम करने वाले, मैं इस वक्त जो आप हमें देख रहे हैं, मैं चैलेंज तो नहीं करता, मैं उनसे कहता हूं कि उनको नहीं पता होगा, आपके और 80% व्यूवर्स को नहीं पता होगा कि उनके घर में जो काम करती है उसका घर कहाँ पर है।
अगर उसके घर का पता होगा तो एक्चुअल उसका नहीं है, कहाँ से ये आए उसका नहीं पता होगा, क्योंकि वो जिस घर में रह रहे होंगे वो आर्जी घर होगा, वो 90% आर्जी होता है। ये बड़ा एक नेटवर्क है, ये ठीक है गलत होता है कि भाई बच्ची यहाँ चली गई, वरना कितने भी केसेस हैं मौजूद कि जी शादी कर ली थी, बच्ची यूँ हो गया, अब वो माना की बुनियाद पे पैसे ले रहे हैं। उस वक्त भी पैसे लिए उन्होंने कि जी आपने हमारी बच्ची के साथ ज्यादती की है, और अचानक पता चलेगा आपके घर से बच्ची रहती है गायब हो जाएगी। हाँ। अचानक गायब, आप परेशान हैं, ये गलत हुआ है बिल्कुल। ये कई केसेस पकड़े गए डॉक्टर साहब कि वो गायब हो गए, फिर अचानक 8-10 दिन के बाद उसकी फैमिली आएगी, देखें आप ज्यादती हो गई, यूँ हो गई, हम FIR कटवाएंगे, और फिर वो मखसूस थाने में FIR होगी अगर होगी तो। जो केस हुआ था ना सर, उसमें वो हमारे किसी के जान पहचान वाले थे, वो आए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हमारी इसके अंदर मदद करें। फिर DIG साहब ने, SSP साउथ वालों को हमने फ़ोन किया, उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई इस तरह का केस हुआ है, गरीब आदमी है, उसकी बच्चियां कहीं पर डिफेंस में किसी के घर पे काम कर रही थी, एक किसी की बेटी थी और एक दूसरे की, तो दोनों भाग गई और मुल्तान से उनको पकड़ा गया है। सर ये तो एक वाक़या, एक और वाक़या इन्होंने अभी जो मेंशन किया चोरी चकारी से भी एक रिलेटेड है। आज से कोई 1.5-2 महीने पहले हमारे ही अपनी फैमिली मेंबर हैं, उनके पास 20 साल पुराने उनके मुलाजिम, 20 साल पुराने मुलाजिम में क्या हुआ, उन्होंने देखा कि बाजी घर के अंदर अकेली है। ना व्हाट इज़ द एज ऑफ द बाजी? अराउंड 7, क्लोज टू 70, लेट्स से 65-70, ठीक है। उनको उन्होंने बांध दिया, नौकरों ने बांध दिया। बांधने के बाद क्योंकि जो बच्ची घर के अंदर नौकरानी छोटी वाली थी, उसको पता था जेवर पैसा सब कहाँ पड़ा है, और अभी ये फॉरेन ट्रैवलिंग से वापस आए तो कितने डॉलर्स पाउंड्स और कितनी चीज़ें पड़ी होंगी, सब चीज़ें उन्होंने उठाई, गन पॉइंट तक की कि हम इसको मार देंगे, और उनके मुंह हाथ सब इतने बुरे तरीके से बांध दी कि सोचा कि सुबह तक शायद मर जाएगी। मगर ये हमारे माशाल्लाह से फोर्सेस का एक मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि जो हमारी रेंजर्स एंड आर्मी और पुलिस की है कि उन्होंने उन तमाम 12 से 15 लोगों को अरेस्ट किया और उनको उनके लेकर आया गया पुलिस थाने में, और बाकायदा उनको जो है ना इसके ऊपर कार्रवाई की गई कि उन्होंने ये हरकत क्यों की, तो उन्होंने बस पैसों की वजह से। डॉक्टर साहब देखें, और उन्होंने 20 साल की वजह से ना उन्होंने कभी उनकी शिनाख्त नहीं रखी थी, और उनकी शिनाख्त और उनके नंबर्स एंड द मोबाइल नंबर्स, जो मोबाइल उनके घर से चोरी करके गए ना, वो उस मोबाइलों में जब उन्होंने अपनी सिमें डाली तो वो उससे कैच हुए, क्योंकि एकदम उनके अकाउंट्स पर आ जाता। देखिए आपको हमें जो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है, एक तो DG साउथ से मैं आज तक DIG साउथ से एक हमारी सिंपल मुलाकात हुई थी CM हाउस में, लेकिन बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है, और साउथ के अंदर ये ज़्यादा है, क्लिफ्टन आपका डिफेंस आता है। मैं ये कहता हूँ कि DIG साउथ को बड़ा कोऑपरेटिव है, और अपने थाने में एंट्री ज़रूर करवाएं, जिसके घर में जो मुलाजिम है उसकी एक फ़ोटो बनाएं, उसके से जो मिलने आते हैं उसकी फ़ोटो बनाएं इलाके के थाने में, नहीं तो कम से कम अपने पास उसको रखें। और फिर दूसरी बात यह है कि अगर आपकी मासी या आपके घर में काम करने वाली भले 20 साल से काम कर रही है, भले जब आपके सर में तेल लगाना वो शुरू करे, आपकी बॉडी मसाज करना शुरू करे, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस देना शुरू करे, आप कॉन्शियस हो जाएं, फौरी तौर पे कॉन्शियस हो जाएं। इसकी 3 वजूहत हो सकती हैं जो सामने आती हैं। एक तो ये कि या तो ईद, बकरा ईद, या कोई जो हमारी हिंदू फैमिलीज़ बहुत रहती हैं, मेरे बड़े रिलेशन है हिंदू फैमिली से, हमारी क्रिश्चियन फैमिली यहाँ पर बहुत रहती हैं, जो भी उनके त्यौहार होगा ना उस मौके पे या तो ये काम करेंगी वो, या फिर ये कि कोई वारदात वो करने जा रही हैं, अब वो अपने गांव में या अपने इलाके में शिफ्ट होना चाहते हैं फॉरएवर। अच्छा। या फिर ये कि यहाँ से मूव करके किसी और शहर में होना चाहते हैं, तो जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप उसकी अफेक्शन देखना शुरू करें, अफेक्शन देखना शुरू, कॉन्शियस हो जाए। देखिए सर, वैसे कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। वैसे आरिफ साहब के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि आप उन लोग पायनियर्स हैं हमारे मुल्क के अंदर, और बहुत कम ऐसे लोग हैं आरिफ साहब जैसे जिन्होंने इतना भरपूर तरीके से अपनी हॉबी को आगे लेके चलें। और मैं यही चाहूँगी हमारे मुल्क के लोगों से कहना कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत टैलेंट है, हमारे मुल्क के लोगों के अगर टैलेंट को अगर अच्छे तरीके से उभारा जाए और उनको आगे सामने लेकर आया जाए, तो मैं समझती हूँ हम पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वो राइज एंड शाइन करेंगे। तो आरिफ साहब मुझे बताएं कि ये जो स्टेम कलेक्शन का शौक आपको हुआ, ये हाउ डिड यू गेट इंस्पायर्ड बाय द स्टेम कलेक्शन? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कि मैं बहुत छोटी एज का था, 1971-72 में, तो हम लोग बचपन में खेलते थे बिल्डिंग में। तो खेलते खेलने में एक जगह पे मैं खिड़की के पास खड़ा हो गया, तो मैं देखने के लिए कि एक कोई आदमी है वो स्टैम्प्स यूँ एनवलप्स और देख रहा था। इत्तेफाक से मेरे एनवलप पे नज़र पड़ी, तो मेरे फादर के हमारे बहुत बड़ा बिजनेस था, तो उसके एनवलप नज़र आए। जब खेल ख़त्म हुआ तो मैं उसके पास पहुंच गया, भाई ये आपके पास एनवलप कैसे आए? तो बोले मैं तो ख़रीदता रहता हूँ आपके ऑफिस के स्टाफ से। और फिर मैं नेक्स्ट डे ऑफिस जाके जितने थे और आसपास के ऑफिसेस थे वहाँ से ये जमा करना शुरू कर दिया, और मेरा ख्याल हार्डली 15 to 20 डेज़ में आई गॉट मोर देन 200 एनवलप्स विद द स्टैम्प्स ऑन द एनवलप पे लगे हुए। तो वो जो जिसने मुझे दिखाया तो मुझे
बिल्डिंग में जब आया तो उसने मुझे पकड़ लिया कि भाई आपने सारा मेरा काम बंद करा दिया सब, तो आपको तो लोग फ्री में दे रहे हैं, मैं तो कुछ 2 रुपये 3 रुपये पैसे दे के लेता था लोगों से। तो बोले बोला आप करते हैं कि आप एक्सचेंज करना शुरू कर देते। अच्छा। फिर वो एक्सचेंज मेरे से बोले ये आप उससे ले लो, ये कर लो, और इस तरह करके मुझे शौक हो गया। फिर इत्तेफाक से हम ये कराची आ गए। कराची में जब हम ईस्ट पाकिस्तान में पहले थे, जब कराची में आए तो मैं सेंट पैट्रिक स्कूल में पढ़ रहा था। तो वहाँ हम लोग को, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो मैं सारी PSCC होती थी, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, तो वहाँ जाके मैं सारी नोट्स वगैरह बनाता था। इत्तेफाक से वहाँ जाके मैंने देखा कि ये स्टैम्प्स की बुक्स नज़र आई, और उससे पहले मैंने किसी से, मेरे पास 2000 रुपये पड़े थे, मैंने एक आदमी ने 21 एल्बम्स दे दिए थे स्टैम्प्स के। हाँ, और उसको मुझे बहुत मार भी पड़ी। मैं कहता हूँ मेरी सेविंग थी, मेरे फादर हर ईद पे हमें पैसे देते। माय फादर इज़ अ ग्रेट फादर। एवरी ईद पे वो 300-400 उस ज़माने में देते, तो सबके बॉक्सेस बने थे नेम के। मैंने उसमें पैसे निकाल के स्टैम्प्स लेकर का, मैं शौक था। जब घर आया तो उस पर मार भी पड़ी। वापस गए भी उस डीलर के पास, तो वो तो बोला आपके बेटे ने खरीदा, दैट्स ऑल। वो फिर ऊपर करके रख दिए। जब हम कराची तो मैंने लेकर आया, स्कूल की छुट्टियाँ थी, तो जब लाइब्रेरी में गया तो उसमें मैंने एक वहाँ पर अमेरिकन बैठा हुआ था, वो स्टैम्प्स को देख रहा था किताब से। तो बोला मेरे पास भी बहुत स्टैम्प्स है। तो उसने इस तरह करके मुझे बड़ा शौक़ हो गया, और मैं रिसर्च पे फिर चले गया किताबें देख के। और अल्लाह का शुक्र है 1975 में आई वाज द ओनली पाकिस्तानी टू गेट द गोल्ड मेडल इन द नेशनल एग्जीबिशन। इतनी छोटी एज में। और उस वक्त आई थिंक सो मुमताज़ अली भुट्टो होते थे, आई डोंट नो व्हाट वाज द मिनिस्टर एट दैट टाइम, ही हैव गिवन मी एट दैट टाइम। और उससे फिर मैं कम्युनिकेशन के थे, फिर इस तरह करके मैं स्टार्ट करते गए। फिर सेकंड टाइम RCD हुई, फिर RCD 77 टर्की में हुई। आई वॉज द पाकिस्तानी टू पार्टिसिपेट दिया, और इस तरह करते करते मैं स्टैम्प्स को आगे ले गया। और शौक इस तरह किया कि स्टैम्प्स की रिसर्च की। खाली आप स्टैम्प्स जमा कर लेने, एल्बम में रख देना, इट्स नॉट द हॉबी। उस पर आपको कोई चीज़ लिखनी पड़ती है, करनी पड़ती है कि व्हाट इज़ द स्टैम्प्स करके। तो इस तरह व्हाट इज द स्टैम्प ऑल अबाउट? आई मीन आपने जैसे फॉर एग्जांपल किसी, जैसे अभी मैं आपको एक थोड़ा सा ये दिखाऊंगा, जैसे ये मैंने अल्लामा इकबाल पे बनाया हुआ है। तो ये अल्लामा इकबाल के बारे में दिखाया है कि व्हाट इज़ अल्लामा इकबाल, बचपन कैसा था, इनका जो स्टैम्प्स का कवर निकला था वो था। फिर हमने थोड़ी सी रिसर्च लिखी हुई है कि इसका बॉर्न ऑफ प्लेस है। आरिफ साहब, ये तो एक कैन यू प्लीज पास इट ऑन टू सी इट इज अ वेरी नॉलेजेबल थिंग, एंड आई थिंक यू शुड ऐड दिस इनटू द करिकुलम ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल्स एज वेल। या आई एम डूइंग इट, बट इस तरह की चीजें तो ऐड होनी चाहिए। मैंने 1-2 मरतबा किया, जैसे मेरे बच्चे बिकन हाउस में करते थे, तो मैंने वहाँ स्टैम्प्स का शो किया, हर जगह किया। एंड आई एम डूइंग ऑन एवरी जिस जब कराची में सबके जो नेशनल डेज आते हैं, उस पर ऑल द नेशनल डे एक्सेलेंसी से मुझे इनवाइट करते हैं। और अब तकरीबन 90% ऑफ द नेशनल डेज इन कराची आई यूज्ड टू पुट द स्टैम्प्स ऑफ दैट कंट्री पर्टिकुलर। जैसे अगर UAE का है तो UAE का लगाया, अगर सऊदीया का तो सऊदीया का लगाया, अगर कतर का है तो कतर पे लगाया, या इफ स्विट्जरलैंड का है तो स्विस का लगाया, इंडोनेशिया तो इंडोनेशिया का लगाया। तो एंड आई मेड सिमिलर लाइक 16 पेज द हिस्ट्री, उनके कल्चरल, उनकी हेरिटेज क्या क्या है, उनके कौन से फेमस पीपल हैं, कौन से फेमस वुमेन हैं, उनकी कंट्री में क्या क्या हेल्थ के बारे में, फ्लावर के बारे में है, एवरी सब्जेक्ट। तो आरिफ साहब, कभी मौका नहीं मिला कि इस तरह के छोटे से आर्टिकल्स वीकली बेस के ऊपर अगर हमारी अखबारों में आए? मैंने तो कोशिश की है, लेकिन हमारे अखबारों में ये है ना कि एक आध मरतबा बस किसी ने पब्लिश कर दिया, इसके बाद नो आई मीन इट्स अ नॉलेजेबल साइट ना, ये तो एक नॉलेजेबल साइट और एक ये हयात रखने वाली बात है, यू नो। आई मीन कीपिंग अल्लामा इकबाल इन माइंड इज ऑब्वियसली। अब देखें अल्लामा इकबाल के बारे में वेरी शॉर्ट थिंग्स आई विल टेल यू। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट के पीपल है ना, लेस इंटरेस्टेड है। एग्जाम्पल कायदे-ए-आज़म एयरपोर्ट है, मुझे आप जाके अभी बता दें कायदे-ए-आज़म एयरपोर्ट है क्या। ओनली सर्टन पीपल नोज व्हाट इज़ द कायदे-ए-आज़म एंड कायदे-ए-आज़म एयरपोर्ट। मैंने उनको कहा, मैंने कायदे-ए-आज़म का इतना अच्छा कलेक्शंस बनाया हुआ है, DG से कहा हुआ है, but you can see they are also irresponsible person. I don't know why. Maybe sir, Arif sahab, what I personally believe, if you see the connection among the problems that Pakistan is currently facing as well since last few decade, तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें जो है ना वो हमारी सप्रेस्ड है। मगर जिस तरह हमारी फैशन इंडस्ट्री को चलाने वाले लोगों ने आगे बढ़ाया, आज फैशन इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जहाँ पे मीडिया का रोल आता है, वहीं कहेंगे कि पॉजिटिव एस्पेक्ट मीडिया का हो, वहाँ मीडिया ने भी बड़ा रोल प्ले किया है। तो आई थिंक इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर आना शुरू हो गई। ये जो बात कर रहे हैं ना आइफ साहब, आपने जो बीच में एक बात की बहुत उम्दा की, ये फैशन मिसाल में डिज़ाइन जो इंडस्ट्री हमारी आगे बढ़ी, उसके साथ उन्होंने पैकेज किया। जो भी फैशन डिज़ाइनर थे, आपने देखा कि जब वो कोई चीज़ लेकर आए मार्केट में, पूरा एक पैकेज करके स्पॉन्सर के साथ। तो आरिफ भाई से भी हमारी गुजारिश होगी कि ये DG सिविल एविएशन को जो कहा है उसकी समझ में नहीं आएगा, उसके साथ उसके इंटरेस्ट का पैकेज अगर आप देंगे ना कि ये स्पॉन्सर कर सकता है, इसमें आपका ये इंटरेस्ट होगा। एवरीथिंग वी हैव डन इट। स्पॉन्सर भी हैं, जैसे हमने बताया कि कायदे-ए-आज़म, व्हाट इज़ कायदे-ए-आज़म, देखिए ना वो कितने लोग फ्लाई करते हैं,
हर एक को तो नहीं पता कायदे-आज़म क्या है। मैंने बोला मैं कायदे-आज़म को कलेक्शन बना के हम आपको फ्रेम करके देते हैं। देयर आर सम स्पॉन्सर, वो बोलते हैं हमारा सिर्फ छोटा सा नीचे कंपनी का नाम या लोगो लगा दे एंड पुट इट ऑन द कराची एयरपोर्ट, दैट्स ऑल। दैट्स ब्यूटीफुल। दैट इनका एक पाई भी कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ उनको क्या वो फ्रेमें हर जगह पे लगा देनी है एंड ओनली फॉर कायदे-आज़म। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीबॉडी एल्स। लाइक अल्लामा इकबाल है तो अल्लामा इकबाल, एयरपोर्ट के बारे में अल्लामा इकबाल, देयर इज नथिंग ऑन द। आप लाहौर चले जाएं, क्या कुछ भी नहीं, अल्लामा इकबाल के बारे में एक फोटो तक नहीं लगी हुई है। व्हाट इज दिस, यू नो, ये कंट्री वेयर देयर आर बहुत बड़ा लगा बस। तो आपको अंदर ऐसा लगाना चाहिए हमारे चिल्ड्रन को पता चले, जो यंग जनरेशन है, दे शुड नो व्हाट इज अल्लामा इकबाल, व्हाट इज कायदे-आज़म और अदर लीडर्स हैं। तो ये वैसे सर अब जहाँ यंग जनरेशन की बात आती है वहाँ मैं एक वाकई में आप लोगों के साथ इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाहूँगी। सर देखिए कितनी खूबसूरत बात है, आपने इतनी कलेक्शन की। मैं आपको अपने बारे में बताऊँ कि आई हैव बीन अ विंबलडन फैन। तो मैं क्या किया, जब मैंने छोटी थी तो 8-10 साल की उम्र से ना आई यूज्ड टू वॉच मार्टिना नेवराटिलोवा एंड देन स्टेफी ग्राफ केम इन। तो जब भी अखबार आती थी ना स्पोर्ट्स की घर पर, तो डेली बेस पे ना मैंने कटिंग रखी होती थी व्हेनेवर दे यूज्ड टू कम। सो आई हैड दिस फाइल, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस फाइल को ज़्यादा मेंटेन नहीं कर सकी विद माय मेडिकल लाइफ एंड थिंग्स। बट ये एक पैशन था, शायद अगर अम्मा अब्बा ने इजाज़त दी होती तो आज टेनिस प्लेयर होती। तो ये एक पैशन होता है। मगर आजकल के दौर के अंदर हम अगर बच्चों को देखते हैं तो वहाँ पे हॉबीज़ नहीं है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं है। वहाँ पे अल्लामा इकबाल और कायदे-आज़म याद नहीं आएंगे, मगर वहाँ पे ज़रूर हॉलीवुड स्टार्स या सिंगर्स या ऐसी चीज़ें जो होगी वो उनके मेंटोर होंगे। और मे बी यू नो दे विल नॉट टॉक अबाउट कि एंशिएंट टाइम के अंदर या हमारे दौर के जिन लोगों ने हमारे लिए कितना कुछ किया, जिनकी वजह से हम बैठे हैं। अच्छा देखें, आप अपने बचपन में चले जाएं, मैं भी अपने बचपन, हम सब अपने बचपन में चले जाते हैं, सेम वर्डिंग होगी आपको पेरेंट्स की, सेम वर्डिंग। ये बच्चे कहना नहीं मानते, आपने छोटे को देखा खाना ही नहीं खाता, मैं इतना पीछे पड़ी रहती हूँ, सेम वर्डिंग आज 40 साल के बाद भी, 50 साल के बाद भी, आने वाले 50 साल में भी ये देखिए। मसला ये कि आप उस माहौल के मुताबिक, अभी माहौल बदल गया, बोलेंगे इतना खाना खाते हैं मोटे हो गए हैं। तो वो कम है, बहुत कम है जो खाते नहीं खाते ना। जो नहीं सर, अभी आपको पता है प्रिजर्वेटिव्स, हमारे पहले आप सोचे अगर हम 15 साल पहले चलते तो 15 साल पहले में कौन सी इतनी फ्रेंचाइजीज थी खानों की, जो था घर के अंदर ही लिमिटेड था, या फिर ऐसे रेस्टोरेंट्स में जाते थे जहाँ पे आपको बारबेक्यू या जब फ्रेंचाइज डिफरेंट फेस में थी, मिसाल के तौर पे खाला अच्छा खाना बनाती हैं, चची के यहाँ बहुत अच्छा खाना बनता है, बड़ी बहन अच्छा खाना, अम्मी तो मेरी कमाल कर देती है। जब इस तरह की फ्रेंचाइज थी, और आप देखें कि आए दिन होते थे कि आज जी पाया पार्टी होगी, सारी रात जिस तरह से शादी में गाने शाने होते हैं, सब जाग रहे होते हैं, हमें याद है सर्दी में सुबह के वक्त पाया शाया खाया, नारी शारी खाई और अपने अपने घरों को आ गए। फिर पता चला जनाब आज बेसन की रोटी जो है और चटनी मुख्तलिफ किस्म की होंगी, सॉसेज ना, तो उसकी सर वही बात है ना, वो प्रिजर्वेटिव घर का खाना है ना। अब के दौर के अंदर घर के खाने का तो उतनी वैल्यू नहीं रही जितना बाहर, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट, लोगों का बाहर दौर का काम बढ़ता जा रहा है, तो बाहर का खाना ये खा रहे, उसमें हमें मिल रहे ग्रोथ हार्मोन्स, और हम अननेसेसरी ऐसे हार्मोन्स को अपनी बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं जो हमारी नुकसानदेह है। वैसे तो आया ये हार्मोन 17 साल की उम्र के बाद बॉडी में कम होना शुरू होता है, मगर गलत रिसोर्सेज से असेंबल होकर हमारी बॉडी में मिल रहा है। वो हमारी बॉडी के अंदर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरीज दे रहा है, हेयर फॉल होना शुरू हो रही है, डिफरेंट किस्म की बीमारियां आना शुरू हुई हैं, तो मोटापा जा रहा है। वो दौर नहीं गया कि हम बच्चों को बोलें कि बच्चों तुम लोग खाना नहीं खा रहे, वो बोलेंगे वी ओपन द फ्रिज, हैव नूडल्स खा लिए, ये कर लिया। नहीं, स्कूल्स के बारे में जैसे आपने बताया, मेरी एक सजेशंस ये है कि जैसे आपने अभी स्टैम्प्स के बारे में बताया, देयर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स इन स्कूल्स में, अगर टीच करें ना, थोड़ा सा कोई सब्जेक्ट लाएं इसमें। एग्जैक्टली, हिस्ट्री के अंदर अपनी इस चीज को ऐड करें। मोहनजोदारो था, जैसे मैं सेंट पैट्रिक में था तो इन लोगों ने एक ज्योग्राफी में था, ज्योग्राफी में मोहनजोदारो पढ़ाते थे, हमें सब चीज़ें पता, हराप्पा पढ़ाते थे, ईस्ट पाकिस्तान के बारे में सब चीज़ें दे थे सब्जेक्ट्स ना, अभी कुछ समझ उसको प्रैक्टिकल कराते थे। आपको पता है सर, हमने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी है। जो मेरा प्रिंसिपल थे ना, ही वाज अ फॉरेनर, अंग्रेज थे, मतलब वाइस प्रिंसिपल वाज मिस्टर जेम्स, जो आई एम टॉकिंग अबाउट फाउंडेशन पब्लिक स्कूल वे बैक इन लेट्स से इन 80s। तो उन्होंने हमें वो हिस्ट्री पढ़ाई, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाई, वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ उन्होंने हमें पाकिस्तान की अपनी सारी हिस्ट्री पढ़ाई। हमारी उर्दू की हैंड राइटिंग और सब चीज़ें आज के बच्चों से मुकाबले में बहुत अच्छी हैं, एंड वी वर टॉट दिस वे। मगर यही है ना कि एजुकेशन हो हमारी बच्चों को, अब फिर भी कुछ स्कूल्स हैं जो ले जाते हैं, मगर अब वो असली कुछ फियर जोन भी हमारे पास रहता है कि जिसकी वजह से कुछ स्कूल्स ऐसे पिकनिक्स या ऐसी अरेंजमेंट्स नहीं कर पाते हैं जहाँ पे ले जाएं। मगर आपको चाहिए सर कि आपको इस तरह की एक जगह बनानी चाहिए जहाँ पर आपकी तमाम चीज़ें हों और वहाँ पर आप
स्कूल्स को बाज़ायते इन्विटेशन दें कि दे शुड ब्रिंग देयर चिल्ड्रेन, राइट डाउन देयर नोट्स एंड somebody should be there to tell them. Sorry to say, I have failed in this subject. मैंने म्यूजियम के लिए ट्राई की. I asked the post office people, I asked the ministry of कि मुझे कोई पोस्ट ऑफिस है जैसे डिफेंस में गिजरी पे हैं या मेन GPO में, मुझे एक जगह दे दें सिर्फ. I will do it. I got a lot of friends. दे आर रेडी टू डोनेट एवरीथिंग, और हम उसको एक म्यूज़ियम की शक्ल. लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे भी हैं ना कि खुद तो करते नहीं है ना करने देते हैं, और हमारे जो ऊपर के जो ऑफिसरान हैं वो लेस इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई क्यों. अब मैं बोलता हूँ अगर एक ऐसा अच्छा म्यूज़ियम, कराची में 4 म्यूज़ियम होने चाहिए मेरे हिसाब से हर सिटी में, कि लेकिन किसी कोई साउथ में तो नॉर्थ में नहीं जाएगा, जो नॉर्थ में वो उस तरफ नहीं जाएगा, तो हर एक सिटी को एक डिवाइड कर देने चाहिए कि 4 होने चाहिए और सिमिलर म्यूजियम होने चाहिए, और स्कूल के सारे स्कूल्स उस इलाके में उनको इनवाइट करना चाहिए, और सब सब्जेक्ट, वी गॉट लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स. फॉर दिस यू शुड बी कनेक्टेड टू द एजुकेशन मिनिस्ट्री साइड. सबसे मैं कर चुका हूं. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू आई एम अनफॉर्चूनेटली वी शुड हैव हैड द सेक्रेटरी एजुकेशन ऑन बोर्ड टुडे, जिससे हम इस पे बात करते. वैसे भी हम चलेंगे छोटी सी ब्रेक पर, कहीं ना जाइएगा और मेरे साथ रहिएगा, मजीद हम गुफ्तगू करेंगे इन लोगों के साथ. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. ब्रेक पर जाने से पहले हम कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे कि स्टेम कलेक्शंस. देखिए कितना अहम होता है कि एक ज़माना होता था जब हमारी हॉबीज़ होती थी, जहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट करते थे. कुछ लोग ऐसे भी मेरे को मिले हैं जिन्होंने डिफरेंट दुनिया जहान के कॉइन्स कलेक्ट किए हुए, तो दैट्स समथिंग वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि आपके पास एक घर में एक चीज़ होती है जो आप सबको दिखा सकते हैं, एंड यू फील प्राइड अबाउट इट कि देखो मैंने पूरी दुनिया जहान के जो है ना वो कॉइन्स कलेक्ट किए हैं. वहाँ पर हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जहाँ पर उन्होंने स्टेम्प्स कलेक्ट किए. मगर यही चाहूँगी कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो थोड़ा सा इनको फोरम आगे दिया जाए, और हमारी नई जनरेशन को भी थोड़ा इसके बारे में एजुकेट किया जाए कि हम भी कोई छोटी मोटी हॉबी को साथ लेके चलें, और अगर जिनकी हॉबीज़ हैं जो आगे उन्होंने इतनी कलेक्शन की उसके बारे में थोड़ा जानें. जो ज़रा हम न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि प्रेस क्लब की तरफ से भी बात करते हैं, तो सर आप मुझे बात बताएं कि ऐसा क्यों है कि हम इन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर पाते ज़्यादा. देखिए भाई, आजकल जो एक क्या कहना चाहिए, रेटिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और जो प्रिंट मीडिया उसमें एक इश्तहारात की दौड़ होती है, उसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं. पोर्शन बहुत कम है हमारे यहाँ. बिज़नेस को है तो बिज़नेस में मखसूस चीज़ें हैं, या फॉर द टाइम बिंग जो चीज़ इश्यूज़ आ रहे होते हैं उसको डिस्कस किया जाता है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ऐसी है. बिल्कुल सही कह रहे हैं आरिफ साहब के, मुझे नहीं पता कि इस बारे में एग्जीबिशंस होती रही हैं, रिपीटेडली होनी चाहिए. फिरियाद हॉल है, वहाँ पर आए दिन मुख्तलिफ एग्जीबिशंस होती हैं. इसकी भी स्टैम्प कलेक्शन की भी होनी चाहिए, और मीडिया के लिए ये जिस तरह से आप पैमरा की जानिब से कहें कि एक बाकायदा तय है कि भाई आपका कितना हिस्सा जो है बिज़नेस पर होगा, कितना हिस्सा इंफॉर्मेशन पे होगा, कितना इंफोटेनमेंट के ऊपर होगा, कितना बाहर का, यानी कि अदर देन पाकिस्तान आप इंफोटेनमेंट आप यानी दिखा सकते हैं अपने व्यूवर्स को. वायलेट हो रहा है, उसको पैमरा को चाहिए रेगुलेट करे सही मानों में, और सही मानों में हर चीज़ को सामने लाना चाहिए. जैसे अभी आप और हम ब्रेक पर थे तो बात हो रही थी आबिद साहब से कि बड़े 2 यंग बच्चे इधर बहुत अच्छे काम करने वाले बच्चे मौजूद हैं, लेकिन उन्हें स्टैम्प के लिए मौका ही नहीं दिया जा रहा कि वो उसको यानी कि डिज़ाइन कर सकें, बना सकें. आप क्यों नहीं कर रहे? आपको तो ये हमारी जो कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री है या पोस्ट ऑफिस है, इसको तो इसके DG को चाहिए ये तो कंपटीशन कराएं, एवरी ईयर कंपटीशन कराएं, जो अच्छा सिलेक्ट हो वो स्टैम्प आप इशू करें. ये लोग परचेज भी करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे. एग्जैक्टली. तो सर मेरा यहाँ जहाँ तक यही ख्याल है कि ना वो हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी आ गई, इतनी स्पेशलाइजेशंस आ गई, इतनी चीज़ें बढ़ती जा रही है. एक टाइम था डॉक्टर इंजीनियर पे लिमिटेड था, फिर कंप्यूटर का दौर आने लग गया, सब लोग कंप्यूटर की तरफ जाना शुरू हो गए. एक जोन आया था ऐसा एक जनरेशन का, फिर एक जनरेशन का जोन आया जब सब MBA की तरफ भागना शुरू हो गए. अब अगर आप देखें तो माँ बाप तक अपने बच्चों को बोलते कि भाई यू वांट टू गो फॉर म्यूजिक, गो फॉर इट. एक टाइम था म्यूजिक भी, उसके ऊपर भी. अब जैसे स्टेम कलेक्शन है, आई थिंक कि आजकल की जनरेशन के माँ बाप पेरेंट्स इतने लिटरेट हैं कि वो इस चीज़ को इनकरेज करते हैं. आप मुझे बताएं आरिफ साहब कि क्या मौका मिला कि बाहर से कभी लोगों ने बोला मैं ख़रीदना चाहते हो? बिल्कुल ज़रूर. पूरी दुनिया में ऐसा है, जैसे आप इंग्लैंड चले जाएं, सब जगह चले, बड़ी बड़ी दुकानें हैं. चाइना में जाएं, एक बिल्डिंग के अंदर 500 शॉप्स हैं. यू कैन सेल. आपका कोई चीज़ है आप 1 मिनट में बेच दें, आपको 1 मिनट में अगर आपको पैसे आपको जो स्टैम्प्स खरीदनी आप खरीद सकते हैं. हमारे मुल्क में इत्तेफाक की बात है कि कोई शॉप्स ही नहीं है. एक आध कोई थी वो भी बंद हो गई. तो ये तो सिर्फ उनकी गवर्नमेंट है ना, जैसे म्यूनसिपैलिटी से उन्होंने बिल्डिंगें बड़ी बड़ी दी हुई हैं कि भाई ये प्लेस है, ये बिल्डिंग बना दी, इसमें आपको कॉइन्स की शॉप्स हैं, बैंक नोट्स की शॉप्स हैं, स्टैम्प्स की शॉप्स हैं.
और हॉबी को गवर्नमेंट इटसेल्फ प्रमोट कर रही है ना। हमारे वो नहीं। अब जैसे इन्होंने भी बताया कि आर्टिस्ट के बारे में थोड़ी सी आपको ब्रीफ करूं कि हमारे कंपटीशन ज़रूर होता है कहीं ना कहीं, लेकिन क्या बस वो थोड़ी देर के लिए हो के ख़त्म हो जाता है, परमानेंटली नहीं। जैसे आपको एक आर्टिस्ट है, कोई यंग है, उसको आप प्रमोट करें, उसको भाई आप नौकरी में रखें पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग में, और उनको जॉब दें प्रॉपर, और उनको बोले डिज़ाइन करें। ये नहीं कि आपको 50-50 साल से कोई बैठे हुए हैं और वही खाली आर्टिस्ट कर रहे हैं। I am telling you, this is very bad. This is very true, sir. Obviously, देखिए जो नई जनरेशन आ रही है वो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आ रही है, एक कॉन्सेप्ट के साथ आ रही है, एक डिफरेंट सिनेरियो को देखते हुए आ रही है। और मैं यही थैंक्स करूंगी कि जो 15 से 20 साल में हमारा मीडिया भी ग्रो किया है, हमारा बहुत सारी चीज़ें ग्रो की है, जो इन्होंने उसका सही इस्तेमाल किया है, वो आज दे आर राइजिंग। और जो चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं वो उस चीज़ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। हम समझते हैं कि आप और हम मिलकर आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अपील करते हैं, मैं अपने आर्मी चीफ जनरल राहिद शरीफ साहब से भी और आसिम बाजवा साहब से भी, जो ISPR को लीड करते हैं, मेजर जनरल हैं, कि कम से कम जो ज़रबे अज़्ब हम उसको बड़ा प्राउड फील करते हैं ज़रबे अज़्ब पे, तो उनको चाहिए कि कंपटीशन करवाएं स्टैम्प डिज़ाइनिंग के ऊपर, कि ज़रबे अज़्ब के ऊपर जिसको हम प्राउड कर रहे हैं कि उसके ऊपर एक कंपटीशन करवाएं, और जो बच्चे 1, 2, 3 जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन आते हैं उनको बल्कि टॉप 10 के ऊपर लेकर जाइए, ताकि पूरी दुनिया में हमारे जब स्टैम्प्स जाएंगे, हमारे जब जाएंगे तो हर उसको रिमेंबर करेगा, उसको देखेगा कि जनाब ये ज़रबे अज़्ब के हवाले से जो पूरी दुनिया को पीस दे रहा है। मेरा ख्याल है हम मिलकर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको ऐसा हमारा डिपार्टमेंट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि एजुकेशन का सेक्टर है, अगर एजुकेशन के सेक्टर के लोग जहाँ पूरे सिंध के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे छोटे छोटे स्कूलों के ऊपर अभी काम हो रहा है कि वापस से अपग्रेड कर रहे हैं अपने स्कूलों को, वहीं पर यही लोग जो है इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। सर डॉक्टर साहब, ये आप और मैं शायद अभी थोड़े अरसे ये ख्वाब ना देखें तो बहुत अच्छा होगा, वरना तो बदअज़मी हो सकती है ज़्यादा ख्वाब देखने के। ऐसा कुछ नहीं हो रहा पूरे सिंध में। मैं खुद सिंध से बिलोंग करता हूँ, मैं खुद एक ट्राइब से बिलोंग करता हूँ अपर सिंध के, कुछ भी नहीं हो रहा। ये सब कागज़ों के अंदर हो रहा है, कराची तक में नहीं हो रहा। कराची में मैं कहता हूँ मुत्तहिदा गवर्नमेंट नंबर 1 ज़िम्मेदार है उसकी, उसके बाद तमाम सियासी जमातें ज़िम्मेदार होंगी, जमात इस्लामी ज़िम्मेदार होगी, पीपल्स पार्टी होगी। कराची में जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, अगर ये प्राइवेट सिस्टम बंद हो जाए ना तो कराची पाकिस्तान का या दुनिया के चंद ममालिक में सबसे यानी कि लो लिटरेसी रेट बिल्कुल ख़त्म होगा अगर आप सरकारी उस पर जाएंगे। तो ये सब बातें कि जनाब आज भी औताक़ें मौजूद हैं माशाल्लाह, आज भी कराची में भी जो बड़े बड़े पोश एरियाज़ हैं, चाहे आप उसको नॉर्थ नाज़िमाबाद ले लें, गुलशन इकबाल ले लें, आप डिफेंस में आ जाएँ, जो सरकारी स्कूल या कॉलेजेस हैं वो अच्छी वेल पोजीशन में नहीं है, यानी कि वैसे देखने में भी अच्छे नहीं है और पढ़ाई में तो है ही नहीं, कतन नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि मुझसे अल्लाह करे ऐसा हो जाए, ये हमारे बहुत सारे आ जाएं। मैं था अभी हमारे नूरी आबाद का एक प्रोग्राम था, उसमें वहाँ के कंवर साहब थे, उनके साथ थे। उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो बिज़नेस कम्युनिटी है नूरी आबाद में, वो एक स्कूल रन कर रहे हैं आपस में कलेक्शन करके, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो मेरे ख्याल है हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को आगे आना चाहिए कि इन्हीं को स्टफ़ मिलेगा। हाँ। वो जो पढ़े लिखे बच्चे आएंगे इनको ज्वाइन करेंगे, इनको पढ़ा लिखा स्टाफ मिलेगा। इनको चाहिए अडॉप्ट करना शुरू कर दें बड़े पैमाने पर और ज़ीरो टॉलरेंस उसमें रखें कि मुदाखलत किसी की नहीं होगी, ना किसी सियासी जमात की मुदाखलत होगी, हो तो 1 मिनट में छोड़ के आ जाए वहाँ से, ना हुकूमत की मुदाखलत होगी। सारा वो सिस्टम जो टीचिंग सिस्टम है, टीचर्स हैं उनको करें, टीचिंग सिस्टम को बेहतर करें और उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दें। इसके अलावा कुछ नहीं है। कराची सब झूठ बोलते हैं कि जनाब लिटरेसी रेट हाई है। ये सिर्फ ये कि आप अपनी तनख्वाह का मैं कहता हूँ 60% कम से कम अपने बच्चों की एजुकेशन पे लगाते होंगे। मैं अपनी जितनी मेरी आमदनी है, मेरी वाइफ भी पढ़ाती हैं स्कूल में, हम भी कम से कम 60-40% 50% खर्च वही ना। आप मुझे बताएं, स्कूल जा रहे हैं, जब हम स्कूल जा रहे थे, द ओनली टाइम व्हेन आई वेंट टू ट्यूशन वाज इन ग्रेड 9। जब मेरे सब्जेक्ट्स ऐसे आए थे व्हेन आई रियली नीडेड फिजिक्स एंड केमिस्ट्रीज हेल्प, मगर हमने थ्रू आउट डबल प्रमोशन तक मुझे मिली थी। आई स्किप्ड ग्रेड 8 एज वेल। हमने कभी भी ट्यूशनों की जरूरत नहीं पड़ी। आजकल के जो स्टैंडर्ड चल रहा है उसके अंदर ट्यूशन हैज बिकम मैंडेटरी, वे ऑफ एजुकेशन हैज चेंज्ड, दबाव बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा है। आग हम अपनी नॉलेज को देखें, हमारी नॉलेज भी उतनी ही लेवल पर हाई है। देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन आप ये समझे कि अपने बच्चों को आप और हम पढ़ाते हैं ट्यूशन के अंदर, स्कूल वो जाते हैं ट्यूशन लेने, ट्यूशन बिल्कुल जैसे माजी में जा रहे हैं। नहीं सर, ऐसे जा रहे हैं। देखिए सर, कुछ स्कूल्स तो अच्छे हैं जो कि वो अपना दे रहे हैं, मगर ये एक हो गया स्कूल हैज बिकम अ फैंसी मोड। ट्यूशन आपने साथ में देना, मतलब अभी एक्चुअली एजुकेशन भी जहाँ पे कुछ ऐसी क्लास आती है वहाँ पे वो एक फैशन बन गई है। हमारे बच्चे से स्कूल में जा रहे हैं,
ओ लेवल्स ए लेवल्स में मार्क्स कम आ रहे हैं मगर हमारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं। तो ये कुछ टाइप की जो है ना तवज्जुआत भी थोड़ी कम है कि जहाँ पे तवज्जो। इन्होंने भी जो बात बताई मुझे बहुत अच्छी लगी, ज़रबे उस पे व्हाई नॉट वी डू इट लाइक पाकिस्तान आर्मी पे, और हम पहले भी हुआ है पास्ट में भी कंपटीशन, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको ओपन डिबेट पे होकर के अभी हम उस पे देखिए अगर आप आर्मी के स्कूल्स देखें सर, एक बात है, सी माय खालू हैज बीन इन आर्मी फॉर एंड ही वाज अ ब्रिगेड, या हमने उनके बच्चे देखे, आर्मी वालों के बच्चे देखे किस तरह से ग्रूम्ड होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, और वो दुनिया जहान की तमाम चीज़ों को समझते और सब करते। वो उनका एक निज़ाम है सर, एक वो कम्युनिटी का निज़ाम है जो उन्होंने बनाया। फॉर एग्जाम्पल एक आर्मी आ गया, एक आगा खानीस का देखिए ना, आई एम फॉरगेटिंग वन ऑफ द नेम इन नॉर्थ, जहाँ पे वो क्या एक जगह का नाम है जो आगा खानीस की सारी, जहाँ पे लिटरेसी रेट भी 99% है। ये अपना गिलगित बल्तिस्तान में है, चित्राल में है। एग्जैक्टली एक एरिया है वहाँ पर जहाँ पे हमारे लोग गए थे, जहाँ उन्होंने बताया कि भाई हर कोई इंग्लिश बात कर रहा था, तो वो उनकी हुंजा वैली में भी, हुंजा एग्जैक्टली हुंजा में। तो अब आप खुद सोचें कि वो एक लोग अपना एक डिपार्टमेंट को लेके चलाने, वहीं यहाँ आर्मी आ जाती है, आर्मी के सारे लोग, आर्मी के बच्चों के स्कूलों में सख्ती है, कंपटीशन है, डिबेटिंग होती है, तो वो चलती है। हमारे पास क्योंकि सर प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके आपस में इतने कंपटीशन है। जैसे आपने हुंजा का बताया, देखें ना, अगर जैसे वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके बारे में भी कोई ऐसे स्टैम्प्स निकाले ताकि पीपल अवेयरनेस और दूसरे शहर के भी होगा। देखो एक कोई छोटी सी जगह पे आई हैव हर्ड दैट इट्स ब्यूटीफुल, क्या कमाल, इतनी खूबसूरत हुंजा की वैलीज हैं, एवरीथिंग। अब मैंने अभी एक चीज़ ऐसी बनाई हुई है कि व्हाट इज इंडिया एंड व्हाट इज पाकिस्तान कंपेयरिंग के हिसाब से। हाँ। जैसे हमारा कश्मीर है तो आप बोले कि वेरी ब्यूटीफुल, और हाँ। इंडिया का है, तो दोनों चीज़ों को मैंने ऐसा कंपेयर, जब उसको आप देखें तो आपको पता चले कि वेयर वी आर, हम ऐसा लग रहा है कि वो जन्नत में है। वो मतलब वो ऐसी चीज़ें वहाँ हैं कि जब नेट से मैंने निकाला, आई वॉज वेरी मच सरप्राइजिंग थिंग्स आर, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि हम इतने अच्छे मुल्क सर वही ना, वो बात सिर्फ इतनी, इस मौजू के ऊपर मैंने बहुत दफ़ा टूरिज्म पे बात की कि ऑब्वियसली हमारा मुल्क एक और चीज़ से डिप्राइव करा। अगर आप अभी देखें कोई मैचेस हो रहे हैं, क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं, जिस भी मुल्क के अंदर क्रिकेट के शहर के अंदर मैचेस होते हैं, वो मुल्क कितना बेनिफिट उठाता है, बिकॉज टूरिज्म इज़ इंक्रीजिंग ऑल ओवर फ्राम द वर्ल्ड। वहाँ पर टूरिज्म बढ़ रहा है। अगर हमारा टूरिज्म भी बढ़े कि हम अपनी इन चीज़ों को हाईलाइट करें, यू नो, टेल देम, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका गैलरी बनाए, देखिए म्यूजिक गैलरी बनाई जाए आपकी किसी ऐसे शहर के अंदर जहाँ पर फॉरेनर्स भी आ रहे हैं और उसको अवेल कर रहे हो, एंड यू कैन इवन सेल सम ऑफ दोस थिंग्स दैट यू हैव, जैसे कुछ लोग बेचते भी हैं चीजें, तो इट्स योर बेनिफिट। मगर टूरिज्म टेररिज्म की वजह से, बोथ द वर्ड्स कम टुगेदर, टूरिज्म एंड टेररिज्म की वजह से, देखिए टूरिज्म को बिल्कुल इफेक्ट कर रहा है टूरिज्म, लेकिन अगर मैं इनिशिएटिव लूँगा तो फिर इसके पे कोई ना कोई काम हो सकता है ना। सिक्योरिटी के साथ टूरिज्म हो सकता है। मिसाल के तौर पे थर्ड डेजर्ट देखें ना, मैं अक्सर जाता रहता हूँ वहाँ पर। थर को हम सिर्फ जानते हैं ड्राउट के हवाले से, थर को हम जानते हैं बच्चों के मरने के हवाले से, एग्जैक्टली थर को, लेकिन वहाँ की आप जाए ना टूरिज्म, वहाँ की आप समझ लें कि एंशिएंट जो हवेलियाँ हैं, आप जाएं जो 14वीं का चांद कहते हैं ना, आपने डेजर्ट में नहीं देखा होगा। आप सी को भूल जाएंगे कि सी में आप किसी यानी कि बैठे हैं और नज़र आ रहा है आपको। आप डेजर्ट के अंदर आप देखें, वहाँ पे आप टूरिज़्म कर सकते हैं। इनको कहा 10 मरतबा, ताज हैदर साहब से बात हुई, ताज हैदर साहब ने कहा बिल्कुल होगा। हमने कहा मंडे नाइट, फ्राइडे इवनिंग को कर लें, संडे इवनिंग वापसी कर लें, नहीं होता तो मॉर्निंग में आप लेकर जाएं। 5 to 6 आवर्स की जर्नी है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। वहाँ जब टूरिज़्म बढ़ेगा आपको इमदाद करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ लोग छोटी छोटी उनकी वैसे बाइंग करेंगे, वहाँ पर उनकी सेल होगी, वो उसी से डेजर्ट सफारी किया है, दुबई नहीं किया हो तो कहाँ से स्टार्ट किया, इट वाज नथिंग बिफोर। और हमारा तो थर में इतना है कि अगर ये सफारी शुरू कर दें तो वहाँ के लोगों के भी हालात खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। मतलब टूरिस्ट आएगा, सेल होगी, दुकानें चलेंगी, होटलें चलेंगी, पीपल विल बी वेल। वैसे सर हमारे पास लॉन्ग वीकेंड्स आते हैं, जैसे अगर हमारी गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा दूर का सोचे और इनकम रिसोर्सेज को जनरेट करने के बारे में सोचे तो इस तरह के फेस्टिवल्स लगा सकती है, जहाँ सिक्योरिटी का अल्हम्दुलिल्लाह इतना मसला होना नहीं चाहिए। अब इतनी सख्ती आहिस्ता आहिस्ता करके आ रही है, तो अगर हमारी वो हो जाएगा, लोकल लोगों का इंटरेस्ट आ जाएगा ना, कुछ नहीं होगा। के बारे में कश्मीर का देखें, बहुत कंपेयर करें आप, कितना है। अब लोग जाएंगे इस जगहों पे तो कैसा होगा, आप मुझे बताएं। अभी जब को आई कैचिंग आपको पेपर में लग रहा है, तो इफ यू गो ऑन द रियल प्लेस व्हाट यू विल फील। कंपैरिजन में आप देखें, कीर थर में आप जाएंगे, आपको लाइक चीन जो है ना वॉल, आपको यहाँ पर भी कम से कम 13 किलोमीटर, मैं समझता हूँ मिनिमम 13 किलोमीटर की वॉल है। वो उसको किसी को नहीं पता होगा, लोगों को कतई नहीं पता होगा। This is absolutely, I would like you to focus this.
इस तस्वीर को थोड़ा सा फोकस करें प्लीज। और उसको जो है बड़ा वहाँ पर 4 स्टैम्प जो गवर्नमेंट अभी हाल में निकली थी लेक्स वगैरह पे, आप देखिए कितनी अच्छी ऊपर निकाली है। हमारे यहाँ बड़ी चीजें हैं। मैं बोलता हूँ पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं, टूरिज्म है, लाइक स्विट्जरलैंड। कैन यू होल्ड फ्रांस, इसको जरा कैमरे के सामने जस्ट शो इट, यू नो दिस इज ब्यूटीफुल। बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और इसी तरह आप डेजर्ट जाएंगे ना थर, और एक है हमारा अछरो थर, वो भी है, वो थर से ज़्यादा बैकवर्ड कह लें या ये कहें कि इग्नोर्ड आप कह लें उसको, वो भी इसी तरह से बहुत सारे। आप कीर्था चले जाएं, मिसाल के तौर पे आपके पास जब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, एक आप यहाँ से जाएंगे सुपर हाईवे जो अब काफ़ी अब तो डेवलप हो गया है, अब जाएं वहाँ पर थाना बोला खान है। थाना बोला खान में कोहिस्तान का एक पूरी वो है, वहाँ पे हमारी हिंदू कम्युनिटी, हमारे बरादरी का जो है वो बहुत वहाँ पे यानी कि आबादी है। और वहाँ जाएँ, बाज़ घरों में अभी भी लॉक नहीं लगाए जाते। हाँ, वहाँ पर यह कि लोकल सिस्टम इतना इस्टेब्लिश किया हुआ है। मिसाल के तौर पे मलक असद सिकंदर हैं जो MNA भी हैं और पीपल्स पार्टी से इस वक्त बिलोंग करते हैं, चीफ सरदार हैं वहाँ पर। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि वहाँ पर जिम्मेदारी जो लोकल सरदार है या लोकल जो हम सिंधी में चंगा मुर्स कहते हैं, जो मौजूद आदमी है, उसकी जिम्मेदारी है सारी सिक्योरिटी देना, फैसले करवाना। और उस पूरे आप थाना बुला खान के देखेंगे अदालतों में केस, शायद ही कोई केस होगा जो अदालतों में, वो सब वहीं पर बैठ कर तय होता है और आपस के कंसेंसस से होता है। किसी को, हाँ हमारे अपर सिंध में, चूँकि मैं शिकारपुर से वहाँ पर ज़रा है थोड़ी सी कि बहुत सारी जरगों में ज़्यादतियाँ हो जाती हैं, गड़बड़ हो जाती है। उसकी भी वजह है, उसकी वजह यह कि वहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम जो है बड़ा लिमिटेड है। right. वहाँ पर इस तरह की फसल नहीं है जो बनी होती है, तो वहाँ ये सिस्टम बन गया है कि इससे हम ये इसकी, तो इसको अगर एडजस्ट कर ले गवर्नमेंट, वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम इस्टेब्लिश कर दे। बहुत सारी चीज़ें आपका मिड है, आप अगर चाहेंगे तो पंजाब, बलूचिस्तान और हमारा सिंध है, उसका अगर सेंट्रल अगर कोई इलाका है हमारा जैकबाद, कश्मीर, कनकोट, ये सब उसके अंदर आता है। आप उसको कोई ऐसा प्लेस बना सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि वहाँ बिजनेस इतना हो जाए, होने लगे। सर एग्जैक्टली मैं वही बात करती हूँ कि जहाँ पे अगर हम मलेशिया देखें आज से 20 साल पहले मलेशिया कैसे बढ़ा, मलेशिया वाज नथिंग। आई मीन इफ यू टॉक अबाउट इन 93 एंड 94, वहाँ पे तो पेट्रोनस टावर उस टाइम पे बन रहा था। क्यों बन रहा था? क्योंकि अमेरिका ने वहाँ पे अपनी तमाम जितनी फैक्ट्री आउटलेट्स थी वो वहाँ लगाना शुरू की। श्रीलंका ऐसे आगे चल के बढ़ा। हमारे पास बस इसी तरह के सूरत हाल की वजह से जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। अगर थोड़ा सा सोचा जाए, जो सबसे मेजर मैं समझती हूँ हमारे स्ट्रक्चर है ना, वो हमारा फाइनेंस है। अगर हमारा फाइनेंस थोड़ा सा मजबूत हो और हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सब चीज़ों को सही तरीके से चलाए ना, तो हम किसी चीज़ से डिप्राइव नहीं रह सकते। ब्यूरोक्रेसी हमारी सही हो जाए, वन विंडो ऑपरेशन प्रैक्टिकली अगर हो जाए, और लोकल पॉपुलेशन जो है ना, लोकल पॉपुलेशन को आप एतमाद में लेके, वहाँ के पॉलिटिशियन को, वहाँ के जो मौजूदीन हैं उनको एतमाद में लेके, और वहाँ का जो लेबर है उसको एतमाद में लेके आप इन्वेस्टमेंट करें, आपकी हर चीज़ सिक्योर रहेगी। जैसा बलूचिस्तान है, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी सजेशन, जैसे ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेसिडेंसी, मैं चाहता हूँ कि उसमें एक पार्ट ऑफ म्यूज़ियम भी बनाए। इतने वहाँ टूरिस्ट भी आते हैं, तो वो सब चीज़ पाकिस्तान के बारे में देखें ना। इस तरह मरी है, मरी का GPO अभी इन्होंने कोई डेवलप किया। मैं कितने सालों से कह रहा हूँ, आज लास्ट 20 ईयर से कह रहा हूँ कि उसको अच्छा सा एक म्यूज़ियम बना दें। आई एम रेडी टू हेल्प, आई एम रेडी टू हेल्प, कि मैं आपको सजेशन दूंगा। और नॉट, इट विल टेक नॉट लॉट ऑफ मनी। वेरी भाई वो जो मरी वाला आप कह रहे हैं ना GPO, वो डेवलप नहीं हुआ, अपडेट कर दिया बस। नहीं, अपडेट तो पहले भी किया था। ये नहीं है जो चीजें इंफॉर्मेशन जो 20 साल पहले इन्होंने किया था, 20 साल पहले भी इन्होंने डेवलप नहीं किया था कुछ भी, खाली उन्होंने पोस्ट ऑफिस को बाहर से कलर वगैरह कर दिया, रेड कलर। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर वो म्यूजियम बने, पाकिस्तान के बारे में दिखाया था। क्या जैसे हम कोई घूमने जाते हैं बच्चों के साथ, तो जाहिर बात है वहाँ जाएंगे तो आवर चिल्ड्रन विल आल्सो नो इट कि व्हाट इज गोइंग ऑन। इस तरह आपको बलूचिस्तान का बताया, ज़ियारत में रेसिडेंसी, इसमें थोड़ा सा एक पार्ट म्यूजियम का। आई एम रेडी टू हेल्प एंड यू विल सी इट, हाउ मेनी पीपल विल कम। आप खुद इमेजिन होंगे क्या हो रहा है। और कराची में मैंने कहा कि एक सिर्फ मुझे GPO में या कहीं भी कोई जगह दे दें, ओनली आई विल डू इट एंड यू विल सी विद इन 6 मंथ। अगर 6 मंथ में रिजल्ट अच्छा ना है, I will close down that museum. Thank you so much sir. Time constraint on the show, मगर मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आज जो लोग ये शो देख रहे हैं, और जो बहुत सारे सर एंटरप्रेन्योर लोग होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेस वाले लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, अगर वो समझते हैं तो इस रिसोर्स को ज़रूर आगे लेके चलें और हमारे मुल्क के अंदर तरक्की भी आए, टूरिज़म भी बढ़े और कल्चरल जो काम है उसके ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। आरिफ साहब खुद अनाउंस कर दें कि ज़रब-ए-अज़ पे हम कंपटीशन कराएंगे स्टेप। आई एम रेडी, आई विल बी इन द पार्ट ऑफ दैट। मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे स्टैम्प्स अच्छे से अच्छे डिज़ाइन कराएं। आई कैन गिव द एडवाइस और वो निकालें और दुनिया में हमारा
सेल ना बढ़ जाए हमारे स्टैम्प्स का, तो आप मुझे बताएगा। आई नो ईच एंड एवरी, बिकॉज आई एम ए बिजनेसमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। मैं चाहता हूँ कि हमारे कंट्री का नाम हो, दैट्स ऑल। वेल, थैंक यू सो मच सर। अल्लाह ताला आप जैसे लोग आगे लाए और आगे चल के बढ़ें, क्योंकि बहुत कम बिजनेसमैन वाले लोग होते हैं जो इतना दूर का अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, वरना तो एवरीथिंग गोज एट होम एक्चुअली। थैंक यू सो मच अगेन। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते हम वैलेंटाइन का डे सेलिब्रेट कर रहे होंगे। टिल देन, डॉक्टर तानिया साइंस ऑफ, खुदा हाफिज़।